आप लोग कौन हैं? यहाँ क्यों आए हैं? क्या किसी ने कोई अपराध किया है? हाँ, अपराध किया गया है। कौन सा अपराध? दूसरे की जमीन पर अवैध कब्जा करने का अपराध। कब्जा? किसने किया कब्जा? किसकी जमीन पर? तुम गांव वासियों ने किया है कब्जा सरकार की जंगली जमीन पर। ये बताओ, इस जंगल में जो तुम लोग रहने लग रहे हो, क्या इसका मालिकाना हक तुम लोगों के पास है? इस जंगल का असली मालिक कौन है ये हम नहीं जानते, लेकिन हम सभी लोग इस जंगल में वर्षों से रहते आ रहे हैं और इस जंगल की देखभाल भी हम ही करते हैं। इसलिए इस जंगल पर हम सभी का समान अधिकार है। मालिकाना हक कागज से साबित होता है, तुम्हारे बकवास से नहीं। इंस्पेक्टर साहब, इसको और इसके अनपढ़ माता पिता को पकड़कर जेल में डाल दीजिए। इंस्पेक्टर सभी को पकड़कर जेल में डाल देता है। अगले दिन जेल में हुकुम सिंह आता है और रमाकांत से बोलता है, सुनो रमाकांत, अगर तुम चाहो तो मैं तुम लोगों को अभी जेल से बाहर निकलवा सकता हूँ। वह कैसे हुकुम सिंह? तुम इस जंगल की आधी जमीन मुझे दे दो, आधी में तुम सभी लोग रहना। बोलो, मंजूर है? रमाकांत गुस्से से चीखते हुए बोला, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अपना ये प्यारा जंगल मैं तुम जैसे लालची लोगों को नहीं दूंगा। तुम अपने फायदे के लिए उसे बर्बाद कर दोगे। हुकुम सिंह जोर जोर से हंसते हुए बोला, फिर सरते रहो जिंदगी भर जेल में। मैंने तो तुम पर दया दिखाकर आधा जंगल देने को बोला था। मैं चाहता तो इस जंगल पर तुम्हारे तरह कब्जा भी कर सकता था। ओह, मैं तो भूल गया, मैंने तो कब्जा कर भी लिया है। अब तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे पास उस जमीन के मालिक होने का प्रमाण ही कहाँ है? रमाकांत हुकुम सिंह की बात सुनकर गुस्से से लाल हो जाता है, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकता था, इसलिए उदास होकर बैठ गया। तभी उसकी पत्नी रजनी आई। सभी उसे देखकर चौंक पड़े। अरे रजनी, तुम यहाँ अपने मायके से कब आई? वह सब छोड़िए जी, ये बताइए कि आप लोग इस जेल में कैसे पहुंच गए? रमाकांत ने सारी आप बीती कह सुनाई। रजनी हंसते हुए बोली, बस इतनी सी बात, मामले को कोर्ट में जाने दे। मैं जज साहब के सामने हमारे डिबरी जंगल का असली मालिक को प्रस्तुत कर दूंगी। रमाकांत रजनी के दावे से सोच में पड़ जाता है। अगले दिन वह अपने माता पिता के साथ कोर्ट में हाजिर होता है। केस शुरू होता है। हुकुम सिंह का वकील एक से बढ़कर एक दलीलें जज को देते जाता है, जिसे सुनकर रमाकांत के परिवार में हलचल मच जाती है। उन्हें अपना प्यारा डिबरी जंगल अपने हाथ से जाता हुआ प्रतीत होता है। तभी जज साहब रमाकांत से जंगल के मालिकाना हद का प्रमाण मंगाते हैं। बताओ रमाकांत, तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि वह डिबरी जंगल तुम्हारा ही है? रमाकांत घबराते हुए बोला, वो जज साहब, प्रमाण तो नहीं। तभी रजनी ने रमाकांत को बीच में रोकते हुए बोला, मैं लाती हूँ प्रमाण जज साहब। तभी रजनी व्हीलचेयर पर एक 150 वर्ष के अत्यंत वृद्ध साधु को लाती है। जज साहब, ये वही साधु महाराज है जो आज से कई साल पहले हमारे गांव में रहते थे। ये सुनाएंगे आपको उस बंजर डिबरी जंगल की कहानी। क्या हुआ बाबा, आप रो क्यों रहे हैं? क्या बताऊं बेटा, मैंने अनेकों पुण्य कर्म कर कर अपने इस जादुई गुल्लक में ढेर सारे जादुई सोने के सिक्के जमा किए थे। 100 सिक्के पूरे होते ही मुझे भगवान के दर्शन होते। लेकिन क्या बाबा, आज नदी में स्नान करते वक्त न जाने मेरे सभी जादुई सोने के सिक्के कहाँ चले गए जो मैंने अपने अंटी में बांधा था। क्या वह सभी सोने के सिक्के पुण्य कर्म करने से प्राप्त होते हैं बाबा? हाँ बेटा, एक महान पुण्य कर्म करने पर एक सोने के सिक्के जादुई गुल्लक में आ जाते हैं। इस तरह जिसके जितने ज्यादा पुण्य कर्म होंगे वह उतने ही ज्यादा सोने के सिक्के इकट्ठा कर सकता है। यह उसके ऊपर है कि वह 100 सिक्के इकट्ठा कर भगवान के दर्शन करता है या फिर उसे बेचकर अपनी सांसारिक जरूरतों को पूरा करता है। रमाकांत कुछ सोचकर चहकते हुए बोलता है, क्या आप वह जादुई गुल्लक मुझे दे सकते हैं बाबा? मैं आपसे वादा करता हूँ कि उसमें 100 सिक्के जमा कर मैं आपको दे दूंगा और बाकी के सिक्कों को बेचकर अपने माता पिता और बीबी की हर इच्छा को पूरी करूंगा। साधु वह गुल्लक रमाकांत को दे देता है, जिसे पाकर रमाकांत बहुत खुश होता है।
और पुण्य अर्जित करने के मिशन पर निकल पड़ता है। तभी उसकी नजर डिबरी गांव के पीछे वाले जंगल पर पड़ी, जो पूरी तरह से बंजर हो चुकी थी और सारे पशु पक्षी भूख प्यास से मरे हुए थे। मुझे माफ कर देना मेरे प्यारे गांव। अपने घर के उथल पुथल में मैं इतना उलझा हुआ था कि तुम्हारे सुंदरता के पीछे छिपे इस जख्म को देख ही नहीं पाया। रमाकांत बेटा, आखिरकार कब तक तू इस पिछड़े गांव में रहकर अपनी जिंदगी बर्बाद करता रहेगा? अब गांव में कुछ भी नहीं रहा बेटा, जो भी है शहर में है। इसलिए जा बेटा, शहर में जाकर अपना भविष्य बना। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ पिताजी, लेकिन आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं इसी गांव में रहकर कुछ कमाल जरूर करूंगा। वैसे भी अगर मैं आपको छोड़कर चला गया तो आपकी देखभाल कौन करेगा? रमाकांत को किसी की नौकरी करनी पसंद नहीं थी। वह नौकरी से ज्यादा अपने खुद के बिजनेस को महत्व देता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और शादी होने के बाद रमाकांत पर जिम्मेदारियां और ज्यादा बढ़ गई। बूढ़े पिता रमाकांत से बोले, रमाकांत बेटा, अब तेरी शादी भी हो गई है, कुछ दिन बाद तेरे बाल बच्चे भी हो जाएंगे। अब इस पिछड़े गांव का मोह छोड़ दे बेटा और शहर जाकर कोई ढंग की नौकरी खोज। अगर तूने पहले ही मेरी बात मान ली होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। रमाकांत दुख भरे स्वर में बोला, नहीं पिताजी, आप मेरे प्यारे गांव डिबरी को छोड़ने को मत कहिए। ये गांव भले ही निर्जीव हो, लेकिन ये मेरे दिल के इतने ही करीब है जितना कि आप दोनों। इसने ही तो जीवन भर हमारा पेट पाला है। क्या थोड़े से पैसों के लालच में हम इसे छोड़ देंगे? रमाकांत बेटा, तो तू ही बता, अब तू क्या करेगा? पैसे कैसे कमाएगा? बिना पैसों के जीवन का गुजारा कैसे होगा? एक तू ही तो हम बूढ़े माँ बाप का सहारा है, और हमारे बारे में नहीं तो कम से कम अपनी नवविवाहिता पत्नी के बारे में तो सोच। सजने संवरने की उम्र में तू क्यों उससे गांव की धूल फुकवा रहा है? तुम चिंता मत करो माँ, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर खोज निकालूंगा। मैं आप दोनों से वादा करता हूँ, अगर 2 दिनों में सफलता हाथ नहीं लगी तो मैं किसी नौकरी की तलाश में शहर के लिए निकल पड़ूंगा। शाबाश बेटा, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। रमाकांत निराश होकर वहाँ से चला जाता है और गांव भर में भटकता रहता है। हे भगवान, मैं क्यों अपने माता पिता का एकलौता बेटा हूँ? घर गृहस्थी की सारी जिम्मेदारी मेरे ही ऊपर टूट पड़ी है। अब मुझे शहर जाकर किसी की गुलामी करनी पड़ेगी। यह नौकरी किसी की गुलामी नहीं तो और क्या है। ना जाने यह बुरे दिन कब बीतेंगे। रमाकांत बड़बड़ाता हुआ चला जा रहा था, तभी उसे एक साधु रोते हुए दिखता है। वह उसके पास जाकर बोलता है, क्या हुआ बाबा, आप रो क्यों रहे हैं? क्या बताऊं बेटा, मैंने अनेकों पुण्य कर्म कर कर अपने इस जादुई गुल्लक में ढेर सारे जादुई सोने के सिक्के जमा किए थे। 100 सिक्के पूरे होते ही मुझे भगवान के दर्शन होते। लेकिन क्या बाबा, आज नदी में स्नान करते वक्त न जाने मेरे सभी जादुई सोने के सिक्के कहाँ चले गए, जो मैंने अपने अंटी में बांधा था। क्या वह सभी सोने के सिक्के पुण्य कर्म करने से प्राप्त होते हैं बाबा? हाँ बेटा, एक महान पुण्य कर्म करने पर एक सोने के सिक्के जादुई गुल्लक में आ जाते हैं। इस तरह जिसके जितने ज्यादा पुण्य कर्म होंगे वह उतने ही ज्यादा सोने के सिक्के इकट्ठा कर सकता है। यह उसके ऊपर है कि वह 100 सिक्के इकट्ठा कर भगवान के दर्शन करता है या फिर उसे बेचकर अपनी सांसारिक जरूरतों को पूरा करता है। रमाकांत कुछ सोचकर चहकते हुए बोलता है, क्या आप वह जादुई गुल्लक मुझे दे सकते हैं बाबा? मैं आपसे वादा करता हूँ कि उसमें 100 सिक्के जमा कर कर मैं आपको दे दूंगा और बाकी के सिक्कों को बेचकर अपने माता पिता और बीबी की हर इच्छा को पूरी करूंगा। साधु वह गुल्लक रमाकांत को दे देता है, जिसे पाकर रमाकांत बहुत खुश होता है और पुण्य अर्जित करने के मिशन पर निकल पड़ता है। तभी उसकी नजर डिबरी गांव के पीछे वाले जंगल पर पड़ी, जो पूरी तरह से बंजर हो चुकी थी और सारे पशु पक्षी भूख प्यास से मरे हुए थे। मुझे माफ कर देना मेरे प्यारे गांव। अपने घर के उथल पुथल में मैं इतना उलझा हुआ था कि तुम्हारे सुंदरता के पीछे छिपे इस जख्म को देख ही नहीं पाया। रमाकांत एक छेनी हथौड़ी और फावड़ा उठाता है और उस बंजर जमीन को समतल कर उसकी निराई गुड़ाई आदि करता है और उसके अंदर ढेर सारे पेड़ पौधे के बीज बो देता है। धीरे धीरे कई साल हो जाते हैं और वह सभी पेड़ पौधे बड़े हो जाते हैं। एक दिन
अरे यार, पेड़ पौधों की देखभाल में मैं इतना व्यस्त था कि उस गुल्लक को देख ही नहीं पाया जो उस साधु ने मुझे दिए थे। आज देखता हूँ उसमें कितने पैसे जमा हुए। रमाकांत जैसे ही अपना वह गुल्लक फोड़ता है, वह देखता है कि उसमें 100 सोने के सिक्के जमा हो गए थे, जिसे देख वह बहुत खुश होता है और वह सारा सोने का सिक्का साधु को दे देता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। मैंने सोचा था कि 100 सिक्के देखकर तुम्हारे मन में लालच आ जाएगा और तुम उसे मुझे नहीं दोगे, लेकिन मैं गलत था। तभी साधु उन सिक्कों को अपने हाथों पर रखकर जैसे ही आंख बंद करता है, उसे भगवान के दर्शन होते हैं और उसके साथ साथ रमाकांत को भी भगवान के दर्शन होते हैं। देखा बेटा, तुम्हारी नेक नियति और मेहनत के कारण भगवान ने तुमसे बिना कोई शुल्क लिए ही तुम्हें अपना दर्शन दे दिया। भगवान के दर्शन पाकर रमाकांत बहुत खुश होता है और तन मन धन से डिबरी गांव और जंगल की देखभाल करने लगता है। तभी एक बार शहर के एक बड़े व्यापारी हुकुम सिंह की नजर फल फूलों से लदे हुए इस सुंदर वन की तरफ पड़ी। वह चहकते हुए बोला, आहा, कितना सुंदर वन है। अगर मैं इस खूबसूरत वन का मालिक बन जाऊं तो अभी लखपति से सीधे करोड़पति बन जाऊं। तभी उसकी नजर वहां से गुजरते हुए रमाकांत के पिता पर पड़ी। वह बोला, सुनो मित्र, तुम्हारे इस खूबसूरत डिबरी जंगल का मालिक कौन है? मैं इस जंगल को खरीदना चाहता हूँ। गजेंद्र ने उस व्यापारी को शक की नजर से देखा और बोला, इस जंगल का असली मालिक कौन है ये हम भी नहीं जानते साहब। हम सभी तो वर्षों से इस वन में रह रहे हैं, इसलिए इस वन पर हम सभी का अधिकार है। क्या तुम्हारे पास इस जंगल की रजिस्ट्री है? फिर तुम कैसे कहते हो कि तुम लोग इस वन के मालिक हो? तुम लोगों ने तो वन पर कब्जा किया है। गजेंद्र घबराते हुए बोला, नहीं बाबू साहब, ये डिबरी जंगल तो हमारा ही है। आप एक काम करिए, मेरे बेटे रमाकांत से इसके बारे में पूछ लीजिए। ठीक है, तुम जाओ, अब तुम्हारे बेटे से ही बात होगी। गजेंद्र चला जाता है और हुकुम सिंह मन ही मन सोचता है, आहा, क्या बात है। इस जमीन के लिए तो मुझे अब कुछ मेहनत मशक्कत करने की भी जरूरत नहीं। मैं अपने वकील और पुलिस मित्रों को थोड़े पैसे देकर उनकी सहायता से यह जमीन मुफ्त में ही प्राप्त कर सकता हूँ। कल अपने दलबल के साथ आऊंगा, यह सोचकर हुकुम सिंह अपने घर चला जाता है। अगले दिन वह अपने ढेर सारे वकील और पुलिस मित्रों को लेकर वन के रमाकांत के पास जाता है। आप लोग कौन हैं? यहाँ क्यों आए हैं? क्या किसी ने कोई अपराध किया है? हाँ, अपराध किया गया है। कौन सा अपराध? दूसरे की जमीन पर अवैध कब्जा करने का अपराध। कब्जा? किसने किया कब्जा? किसकी जमीन पर? तुम गांव वासियों ने किया है कब्जा सरकार की जंगली जमीन पर। ये बताओ, इस जंगल में जो तुम लोग रहने लग रहे हो, क्या इसका मालिकाना हक तुम लोगों के पास है? इस जंगल का असली मालिक कौन है ये हम नहीं जानते, लेकिन हम सभी लोग इस जंगल में वर्षों से रहते आ रहे हैं और इस जंगल की देखभाल भी हम ही करते हैं। इसलिए इस जंगल पर हम सभी का समान अधिकार है। मालिकाना हक कागज से साबित होता है, तुम्हारे बकवास से नहीं। इंस्पेक्टर साहब, इसको और इसके अनपढ़ माता पिता को पकड़कर जेल में डाल दीजिए। इंस्पेक्टर सभी को पकड़कर जेल में डाल देता है। अगले दिन जेल में हुकुम सिंह आता है और रमाकांत से बोलता है, सुनो रमाकांत, अगर तुम चाहो तो मैं तुम लोगों को अभी जेल से बाहर निकलवा सकता हूँ। वो कैसे हुकुम सिंह? तुम इस जंगल की आधी जमीन मुझे दे दो, आधी में तुम सभी लोग रहना। बोलो, मंजूर है? रमाकांत गुस्से से चीखते हुए बोला, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अपना ये प्यारा जंगल मैं तुम जैसे लालची लोगों को नहीं दूंगा। तुम अपने फायदे के लिए उसे बर्बाद कर दोगे। हुकुम सिंह जोर जोर से हंसते हुए बोला, फिर सरते रहो जिंदगी भर जेल में। मैंने तो तुम पर दया दिखाकर आधा जंगल देने को बोला था। मैं चाहता तो इस जंगल पर तुम्हारे तरह कब्जा भी कर सकता था। ओह, मैं तो भूल गया, मैंने तो कब्जा कर भी लिया है। अब तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे पास उस जमीन के मालिक होने का प्रमाण ही कहाँ है? रमाकांत हुकुम सिंह की बात सुनकर गुस्से से लाल हो जाता है, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकता था, इसलिए उदास होकर बैठ गया।
तभी उसकी पत्नी रजनी आई। सभी उसे देखकर चौंक पड़े। अरे रजनी, तुम यहाँ अपने मायके से कब आई? वह सब छोड़िए जी, ये बताइए कि आप लोग इस जेल में कैसे पहुंच गए? रमाकांत ने सारी आप बीती कह सुनाई। रजनी हंसते हुए बोली, बस इतनी सी बात, मामले को कोर्ट में जाने दे। मैं जज साहब के सामने हमारे डिबरी जंगल का असली मालिक को प्रस्तुत कर दूंगी। रमाकांत रजनी के दावे से सोच में पड़ जाता है। अगले दिन वह अपने माता पिता के साथ कोर्ट में हाजिर होता है। केस शुरू होता है। हुकुम सिंह का वकील एक से बढ़कर एक दलीलें जज को देते जाता है, जिसे सुनकर रमाकांत के परिवार में हलचल मच जाती है। उन्हें अपना प्यारा डिबरी जंगल अपने हाथ से जाता हुआ प्रतीत होता है। तभी जज साहब रमाकांत से जंगल के मालिकाना हद का प्रमाण मंगाते हैं। बताओ रमाकांत, तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि वह डिबरी जंगल तुम्हारा ही है? रमाकांत घबराते हुए बोला, वो जज साहब, प्रमाण तो नहीं। तभी रजनी ने रमाकांत को बीच में रोकते हुए बोला, मैं लाती हूँ प्रमाण जज साहब। तभी रजनी व्हीलचेयर पर एक 150 वर्ष के अत्यंत वृद्ध साधु को लाती है। जज साहब, ये वही साधु महाराज है जो आज से कई साल पहले हमारे गांव में रहते थे। ये सुनाएंगे आपको उस बंजर डिबरी जंगल की कहानी, जिसे मेरे पति रमाकांत ने अपनी मेहनत से सींचकर हरे भरे पेड़ पौधे से पाट दिया है। साधु जज साहब को जादुई सोने के सिक्के और रमाकांत के अपने गांव के प्रति प्यार और समर्पण की कहानी सुनाता है। यह सुनकर जज साहब के आंखों से आंसू छलक गए। उन्होंने कहा, रमाकांत, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने अत्यंत ही महान कार्य किया है। यह डिबरी जंगल भले ही सरकार की हो, पर उस पर सबसे ज्यादा अधिकार तुम्हारा ही है। जाओ अब से इस डिबरी जंगल के केवल सेवक ही नहीं, बल्कि मालिक बनकर जीवन व्यतीत करो। रमाकांत और रजनी यह सुन खुशी से झूम उठते हैं और लालची व्यापारी हुकुम सिंह और उसके दोस्त हाथ मलते रह जाते हैं।